वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। कैसे हैं आप सब। चलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कंपनी एक व्यापारिक कंपनी व्यापार करने के लिए यहाँ पर आई थी और किस तरह से उस कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य बनाया। ऐसे क्या क्या तिकड़म उसने जमाई जिसके कारण से उसने भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि औरंगजेब, जैसे मुग़ल बादशाहों की बात करें तो मुग़ल बादशाहों में जो सबसे अंतिम मुग़ल बादशाह थे वो औरंगजेब थे। ठीक है, मुग़ल बादशाहों में सबसे पहले बाबर। ठीक है, बाबर के बाद कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद, सिर्फ मुग़ल बादशाहों की अगर मैं कहूँ तो हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। औरंगजेब जो थे वो अंतिम मुग़ल बादशाह थे। तो अगर मैं औरंगजेब की बात करूँ तो औरंगजेब ने जो है अपना शासन बखूबी चलाया था, लेकिन औरंगजेब के बाद के जो शासक थे वो कमज़ोर निकले और इसी के कारण से जो है वो मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि जो मुग़ल बादशाह थे वो सिर्फ दिल्ली तक सिमट कर रह गए थे। ठीक है, ज़्यादा दूर तक उनका साम्राज्य नहीं था। वो मुग़ल बादशाह जिनका एक अखंड साम्राज्य था, वो मुग़ल बादशाह सिर्फ एक छोटे से एरिया में सिमट कर रह गए थे। ये बहुत बेकार बात थी। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि किस तरह से उनकी व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों ने किस तरह से मुग़ल साम्राज्य को हड़पा। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर आप देखिए, ये जो पिक्चर है ये अंतिम मुग़ल बादशाह की है। ये बहादुर शाह जफ़र है, ये जो देख रहे हैं आप, ये बहादुर शाह जफ़र है और ये जो है वो उनके लड़के हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों ने जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बहादुर शाह जफ़र ने जो है उसका नेतृत्व किया था। तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र के ही सामने उनके लड़के को मौत के घाट उतार दिया था और बहादुर शाह जफ़र को जो है वे क्रांति करने के जुल्म में इन्हें आजीवन कारावास दिया गया था। इनकी जो पत्नी थी जीनत बेगम, इनको और जो बहादुर शाह जफ़र था, इन दोनों को ही रंगून पहुंचा दिया। रंगून जो आज के म्यांमार बर्मा में है, वहां पर इनको पहुंचा दिया और इनका पूरा जीवन वहां की जेल में गुजरा और ये वहीं पर मर गए। और अंग्रेज़ों ने इस मुग़ल बादशाह को 2 गज ज़मीन तक नसीब नहीं करी थी भारत में, इसे रंगून में ही दफना दिया गया था। यानी कि एक ऐसे मुग़ल बादशाह जिसकी कब्र भारत में भी नहीं है, जिसकी कब्र जो है वो रंगून में बनी हुई है। ठीक है, जिन्हें यहाँ पर दफनाने तक नहीं दिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि यार एक वो मुग़ल बादशाह जिसकी पूरे भारत पर हुकूमत थी, एक वो मुग़ल बादशाह जो कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर जिनकी साउथ में जो है वो आपके गोलकुंडा बीजापुर तक जिनका साम्राज्य फैला हुआ था, आज वो मुग़ल बादशाह को अंग्रेज़ों ने जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, तो आप सोच के देख सकते हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है कि हमें यही सोचना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से ये सारी कहानी हुई। तो चलिए बात करते हैं। तो एक्चुअल में आप जो मैप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैप में ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो देखिए, अगर इस मैप की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखें तो ये वाले एरिया, तो यहाँ इसका नाम है यूनान। क्या नाम है? यूनान। ठीक है, आज का जैसे ग्रीस कहते हैं, पहले का यूनान। ठीक है, इस यूनान में कस्तंतुनिया सल्तनत थी और इस कस्तंतुनिया सल्तनत पर यहाँ तुर्की है। ठीक है, इस कस्तंतुनिया सल्तनत पर तुर्की का अधिकार हो गया। ठीक है, तो इस कस्तंतुनिया सल्तनत पर जब तुर्की का अधिकार हो गया तो तुर्कियों ने कह दिया था कि इस एरिया से आपको गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है एशिया माइनर। कहाँ पर है एशिया माइनर? आप अगर ध्यान से इसको देखें तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एशिया माइनर बना हुआ है। अब एशिया माइनर अगर तुम जाओगे तो तुमको गुजरना पड़ेगा तुर्क से होकर, और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि यहाँ से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्हें एक नए व्यापारिक मार्ग की तलाश थी और इसी व्यापारिक मार्ग को खोजने के लिए कोलंबस समुद्र के रास्ते निकला। और क्योंकि उस समय पर ये पता चल गया था कि पृथ्वी गोल है, तो कोलंबस ने सोचा कि इधर से चलूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, लेकिन वो पहुँच कहाँ गया? वो पहुँच गया कैरेबियन द्वीप। ठीक है, और बाद में यानी कैरेबियन द्वीप जो कि हमें शुरू में हमारी अमेरिका का पार्ट मानते थे इसको। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका की खोज का श्रेय हमें कोलंबस को देते हैं, क्योंकि उस समय तक अमेरिका के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब लोग ये समझ गए थे कि ये रास्ता लंबा है और इस रास्ते से नहीं जाना है,
फिर उसके बाद वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति जो था वो यहाँ से चला, ठीक है, जो पुर्तगाल का व्यक्ति था, और उसने कैप ऑफ गुड होते हुए भारत में प्रवेश किया, ठीक है। और अंग्रेजों, यानी अंग्रेजों तो नहीं, पूरे यूरोपीय लोगों को एक व्यापारिक मार्ग मिल गया था और सभी यूरोपीय लोग भारत में आने लगे थे। अब भारत में आने के पीछे रीज़न क्या था? भारत में आने के पीछे रीज़न था भारत का बेशकीमती कपड़ा, भारत का रेशम, भारत के मसाले, ठीक है। ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए यूरोपीय दीवाने थे। यूरोपीय क्या, पूरी दुनिया ही भारत की दीवानी थी सिर्फ इन चीज़ों के लिए कि भारत का बना हुआ सूती कपड़ा, सूती कपड़ा में भी मोटा सूती कपड़ा और मलमल, ठीक है, ये दोनों ही जो है जिनके लिए पूरे यूरोप और पूरे एशिया में जो है भारत की डिमांड थी, भारत के कपड़ों की डिमांड थी। तो जब अगर बात करें तो अब सारे यूरोपीय लोग जो थे वो यहाँ के दीवाने थे भैया, ठीक है। तो इसलिए सब यहीं पर आना चाहते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ का बिजनेस जो था बहुत प्रॉफिटेबल था। यहाँ से तुमने कोई चीज़ खरीदी, 100 रुपये की मान लो कोई चीज़ खरीदी, तो वो यूरोप में जाकर जो है वो 400 रुपये में बिकती थी, सीधा 300 रुपये का प्रॉफिट। तो अब आदमी इधर आना चाहेगा ना कि 300 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा, भैया इधर ही चलो, सब इधर चलो, सब मरे जा रहे थे इधर आने के लिए, ठीक है। अब सब आ रहे थे, सब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे। ये जो वास्को डी गामा आया था ना, यहाँ से जब ये मसाले वसाले सब लेके गया तो इसने यहाँ पर 60 गुना ज़्यादा दाम में बेच डाले इनको। अब लपक लग गई। तुम सोच के देखो यार, 60 गुना दाम बहुत होता है, ठीक है। कि अगर मान लो तुमने इसको 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी तो वहाँ पर कितने रुपए में बिकेगी? 60 का गुणा कर दो इसमें, ठीक है, 60 गुना दाम, समझ रहे तुम? तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट अगर हो तो कोई ना व्यापार, कौन ऐसा होगा जो व्यापार नहीं करना चाहेगा? जान को जोखिम में डाल कर व्यापार करना चाहेगा आदमी, ठीक है। तो यहाँ पर यही रीज़न था जिसके कारण से सब आ रहे थे। अब भैया अंग्रेज़ों का भी मन ललचाने लगा। उन्होंने एलिजाबेथ से कहा, महारानी आप एक काम कीजिए, आप हमको व्यापार करने की अनुमति दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने। ईस्ट इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया ईस्ट में है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया एलिजाबेथ से, ठीक है। एकाधिकार का मतलब था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, ठीक है। तो महारानी एलिजाबेथ ने इजाज़तनामा जारी कर दिया और कहा कि ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है वो भारत में व्यापार करेगी, ठीक है। अब कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने का वाणिज्यिक अधिकार मिल गया था। दूसरी बात, कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटर था ही नहीं कंपनी का, ठीक है। तो इस कारण से और भी फ़ायदा हो रहा था कंपनी का। लेकिन कंपनी शुरुआत में अगर बात करें तो शुरुआत में कंपनी का ये उद्देश्य नहीं था कि कंपनी यहाँ पर ये राज्यों को हड़पे, जगह को हड़पे, ठीक है। कंपनी का शुरुआती उद्देश्य क्या था? शुरुआती उद्देश्य था कि भैया वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करे। और कंपनी क्या खरीदती थी कंपनियाँ? यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, ये अच्छे से याद रखना कि क्या क्या खरीदती थी। तो वो बारीक सूती कपड़ा, ठीक है, रेशम खरीदती थी। फिर उसके बाद और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर कुछ मसाले खरीदती थी वो, ठीक है। तो इन चीज़ों की जो है वो यूरोप में भारी मांग थी कि यहाँ पर देखो काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ठीक है। तो इनकी जो था यूरोप में ज़बरदस्त मांग थी। और इसी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या क्या यहाँ से जाता था, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंपनी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती थी। वो चाहती थी कि इन चीज़ों को मैं यूरोप में बेचूं और अपने एकाधिकार में बेचूं, यानी कि मेरे अलावा यहाँ से कोई भी और चीज़ें ना खरीदे, ठीक है। फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने जो है फैक्ट्रियाँ बनाना चालू करी। फैक्ट्रियों का मतलब आज जैसी फैक्ट्री नहीं जहाँ पर उत्पादन होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, नहीं। वो फैक्ट्रियों का मतलब था कि आप जो है इधर अंदर से कहीं पर माल खरीद के लेके आओ और उसके बाद इस फैक्ट्री में जो है वो जमा करो और यहाँ से पोर्ट में आप डालकर और लंदन ले जाओ, ठीक है। तो इस तरह की फैक्ट्रियाँ, सभी लोग जो है वो इसी तरह की फैक्ट्रियाँ बना रहे थे। अब जब सब व्यापारिक कंपनियाँ, जैसे यूरोप की भी वो यूरोप में जो है फ्रांस की भी आ गई, ब्रिटेन की भी आ गई, ठीक है, डच भी आ गए, तो अब इनके बीच कंपटीशन चलने लगा। तो फिर ये एक दूसरे से लड़ने लगे। कोई किसी के जहाज़ डुबो देता था, ये फ्रांसीसी और फिर इंग्लैंड वाले, ये दोनों लड़ते रहते थे, ठीक है। तो इनके बीच जो है हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी। अब फिर सवाल है कि भैया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार किया कैसे, ठीक है। तो अगर कंपनी की पहली फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री चालू हुई थी 1661 में हुगली नदी पर। हुगली नदी की अगर बात करूं तो गंगा जो नदी है, गंगा नदी
दो पार्ट में बढ़ जाती है, ठीक है। भारत में जो बहती है वो हुगली दामोदर बहती है, वो हुगली भागीरथी बहती है, और एक भाग जो निकल जाता है जो बांग्लादेश में निकल जाता है, और ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हुगली नदी के तट पर जो है इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है। अब जिस समय पर ये आए थे उस समय पर जो था वो जहांगीर शासन में था। जहांगीर से ये अनुमति मांगने गए, पहले तो जहांगीर ने मना कर दिया, लेकिन दूसरी बार जो है वो जहांगीर ने अनुमति दे दी थी, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये व्यापार कर रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो औरंगजेब के समय जब ये शासन कर रहे थे उस समय पर इन्होंने औरंगजेब के जो अधिकारी थे उनको घूस दी और उनसे कहा कि एक काम करो यार भैया, हमको व्यापार कर बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति दिलवा दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दिलवा देंगे। तो इन्हें जो है वो बिना व्यापार के जो है वो बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कैसे कि जो मुग़ल दरबार में जो ऑफिसर्स होते थे उन्होंने बादशाह को समझाया, उन्होंने औरंगजेब को समझाया, देखो अगर ये यहाँ पर बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय बिजनेस में ग्रोथ होगी, ठीक है, और उनसे हमें टैक्स मिल जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली इनसे हमें प्रॉफिट ही होने वाला है, तो इसलिए जो है हमें इन्हें अनुमति दे देनी चाहिए। तो उन्होंने अनुमति दे दी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब अनुमति मिल गई, इसके साथ ही इन्होंने और रिश्वत देकर जो है 3 गांव की जमींदारी भी ले ली थी, ठीक है। और इन्हीं 3 गांव से मिलकर बना था कालीकाता, और जिसको बाद में हम कलकत्ता कहने लगे और आज कोलकाता कहते हैं, ठीक है। तो कालीकाता, कोलकाता और कोलकाता, इसकी कैसी कहानी है कि ये अंग्रेज़ों ने जो है वो मुग़ल अधिकारी थे उनको घूस देकर ये 3 गाँव की जमींदारी का मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार जो है, ठीक है, वो जमींदारी कहलाती थी। अब इसका मतलब ये था कि जमींदारी और जागीरदारी में अंतर होता था। जमींदारी का मतलब है कि यहाँ पर भूमि का स्वामित्व इन्हीं के पास हो जाएगा, वो जमींदारी कहलाती है। जागीरदारी मतलब जो है कि जागीरदार का मतलब भूमि का स्वामी नहीं है ये व्यक्ति, इसका काम सिर्फ लगान वसूलने का। लगान जमींदार भी वसूलता था, लेकिन जमींदार और भूमि का स्वामी हो जाता था, ठीक है। तो अब भैया ये सारी कहानी चल रही थी। फिर उसके बाद लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी क्या कर रहे थे कि जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो ये जो फ्री टैक्स का जो एग्रीमेंट था, फ्री टैक्स का एग्रीमेंट सिर्फ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, उनके और कर्मचारियों के लिए नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे जो खुद का निजी व्यापार करते थे, ठीक है, वो भी इस सहमति वो भी ये चीज़ें दिखाकर फ्री एग्रीमेंट दिखाकर जो है किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। उस समय पर बंगाल में जो थे वो मुर्शिद कुली खां शासन में थे, ठीक है, मुर्शिद कुली खां। फिर मुर्शिद कुली खां के बाद जो है वो शासक बदलते गए और जो है सिराजुद्दौला शासक बने। अब जब सिराजुद्दौला शासक बने, ठीक है, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला, तो जो सिराजुद्दौला शासक बने वो सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को शक की निगाह से देखते थे और उन्होंने कहा भैया तुमको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब ये टैक्स मांगने गए तो इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया और उसके बाद जो है वो जो बंगाल का जो नवाब था उसके साथ बदसलूकी भी करी, ठीक है। अब इस समय पर मुग़ल जो बंगाल के नवाब थे वो मुग़ल बादशाहों से स्वतंत्र हो चुके थे, ठीक है, तो इनको किसी भी प्रकार का डर नहीं था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं चलेगा भैया, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। जब इन्होंने नहीं मानी बात तो सिराजुद्दौला जो था उसका दिमाग ख़राब हो गया और उसने जो है सेना लेके गया और सेना ले जाने के बाद इनकी अच्छे से ठुकाई कर दी, ठीक है। जब ठुकाई कर दी और इनके सारे किले उसने छुड़ा लिए, जो किलाबंदी ये कर रहे थे उसकी भी वो मना ही कर रहा था, किले मत बनाओ, क्योंकि किले बनाओगे तुम उसके अंदर छुप जाओगे और फिर हम अटैक नहीं कर पाएंगे। अगर तुमने कोई भी उपद्रव किया और किले में जाके छुप गए तो फिर हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा किले नहीं बनेंगे भैया। जब वो नहीं माने तो इन्होंने फिर आखिरी में अटैक करना पड़ा और अटैक करने के बाद इनके सारे किले सील कर दिए। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने ये किया कि जो सिराजुद्दौला था, ठीक है, जो सिराजुद्दौला था वो सिराजुद्दौला के जो खास लोग थे उनको अंग्रेज़ों ने घूस दे के अपनी तरफ मिला लिया और घूस दे के जब अपनी तरफ मिला लिया और फिर जब सिराजुद्दौला पर अटैक किया तो सिराजुद्दौला के साथियों ने उसका साथ दिया नहीं, ठीक है। और जब साथियों ने उसका साथ नहीं दिया तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से हार गया, ठीक है। और यही एक निर्णायक समय था कि जब बंगाल
का इनडायरेक्टली शासक बन बैठे थे अंग्रेज। ठीक है, अब अंग्रेज़ों ने अपने कठपुतली शासक को, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, ठीक है, एक कठपुतली शासक को जो है वो गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, अब जब कठपुतली शासक को गद्दी पर बिठा दिया इन्होंने, तो शुरुआत में तो इस कठपुतली शासक ने बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा पहुंचाया। ठीक है, मीर जाफ़र की अगर बात करें तो मीर जाफ़र कठपुतली शासक था और इसने शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, अंग्रेज़ों को बहुत सारे गिफ्ट दिए, जागीरदारी वो ज़मींदारी भी दे दी। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ हमेशा और चाहने और मांगने की कोशिश करते थे। वो चाहते थे कि सब कुछ हम ही हड़प लें। ठीक है, अब किसी भी राजा के लिए अपनी जनता की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जनता के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है वो। ठीक है, और वो चाहता है कि उसकी जनता उसकी रिस्पेक्ट करे, ना कि डिसरिस्पेक्ट करे। इस कारण से हर शासक यही चाहेगा कि वो कुछ ऐसे काम करे जिससे जनता की नज़रों में उठे। अब पैसा कहाँ से आएगा? सारा पैसा तो अंग्रेज ले रहा है। ठीक है, तो ये इनसे छुटकारा भी पाना चाहता था। तो लेकिन आखिरी में उसने परेशान होकर कहा, यार कि इतना मैं सारा जो भी कुछ है वो तो अंग्रेज़ों को ही दे दे रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है। मैं ना, और दूसरी चीज़ इसमें जनता की नज़रों में मैं डिसरिस्पेक्टफुल और हो रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अंग्रेज़ों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को शासक बना दिया। मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को शासक बना दिया। शुरुआत में मीर कासिम ने भी अंग्रेज़ों की हेल्प करी। ठीक है, अंग्रेज़ों को जो है गिफ्ट दिए, अंग्रेज़ों को जो है ज़मींदारियाँ दी। लेकिन बाद में मीर कासिम को भी लगने लगा था कि भैया अपन को जो है अब कुछ करना पड़ेगा। तो मीर कासिम ने क्या किया, अपनी सेना को पहले प्रशिक्षण दिलवाया, और प्रशिक्षण दिलवाने के बाद उसने बात करी लखनऊ के नवाब से। ठीक है, और उसके अवध के नवाब से, और उसके बाद मुग़ल बादशाह से, इनसे बात करी और इनकी संयुक्त सेना इकट्ठी करी और कहा कि हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। ठीक है, और इनकी संयुक्त सेना लड़ी अंग्रेज़ों से, और संयुक्त सेना जो थी वो हार गई। कहाँ? बक्सर के मैदान में संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से हार गई। कब? 1764 में। अब जब संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से हार गई, तो अब पूरी ज़मींदारी जो थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी। और अंग्रेज़ अब नहीं चाहते थे कि हम किसी और कठपुतली शासक को वहाँ पर बैठाएं, क्योंकि उनके जो पुराने फैसले थे उनमें उन्हें मज़ा नहीं आया था। मीर जाफ़र ने भी धोखा दिया, मीर कासिम ने भी धोखा दिया उनको। ठीक है, दोनों के महत्वाकांक्षी हो गए थे, तो वो चाहते थे कि हम खुद ही नवाब बने। और इसी कारण से उन्होंने 1765 में जो है वो मुग़ल बादशाह से बंगाल की पूरी जो बंगाल की जो जितना भी क्षेत्र था, ठीक है, वो पूरा बंगाल का क्षेत्र अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। ठीक है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट के ज़रिए जो है जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज मुग़ल प्रांत के दीवान नियुक्त कर दिए गए। यानी कि पूरे बंगाल क्षेत्र में जो है, मुग़ल प्रांत बंगाल क्षेत्र के दीवान नियुक्त कर दिए गए। अब पूरे जो बंगाल वाला एरिया है, उस बंगाल वाले एरिया से जो टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार है, वो टैक्स कलेक्शन का अधिकार किसके पास आ गया था? अंग्रेज़ों के पास। ठीक है, राजस्व संबंधी सारी मामले आ गए थे। दीवानी मामले का मतलब होता है सिविल मामले। ठीक है, जैसे कि तलाक संबंधी मामले, विवाह संबंधी मामले, ठीक है, टैक्स संबंधी मामले, ये सारे मामले सिविल मामले होते हैं। तो सारे सिविल मामले जो थे वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गए थे। अब अंग्रेज़ों को यहाँ से इतना टैक्स मिलने लग गया था कि पहले क्या होता था कि अंग्रेज़ों को यहाँ पर अगर बिजनेस करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंग्लैंड से सोना लेके आना पड़ेगा, और उस सोने से यहाँ पर जो भी वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं वो खरीदना पड़ेगा, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब अंग्रेज़ों के पास इनकम का यहीं का सोर्सेज हो गया था। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने बोल दिया घर इंग्लैंड फ़ोन लगा के कि भैया अब सोना वोना पहुँचाने की ज़रूरत नहीं, अपन ने यहीं पर व्यवस्था कर ली है। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर वालों ने शुरुआत में तुमको भोपाल पहुंचाया, ठीक है, और भोपाल पहुंचाने के बाद वो हर महीने सैलरी, हर महीने तुमको 5,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में डाल रहे हैं कि तेरा खर्चा पानी चलते रहे और तू पढ़ यहाँ पर। तुमने फिर एक दिन फ़ोन किया कि नहीं, अब पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहीं पर एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है और अब मैं आराम से बढ़िया पढ़ भी लूँगा और ये भी कर लूँगा। फिर उसके बाद तुमको सैलरी भी बढ़ने लगी और तुम यहीं से जो है कुछ चीज़ें खरीद कर घर भी पहुँचाने लगे। तो ऐसे ही कुछ इन्होंने भी किया। ठीक है, कि इन्होंने भी जो है वो घर फ़ोन लगा के बोल दिया अब सोने पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहीं से हम इतनी कमाई करने लगे हैं कि हम यहीं से सारा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अंग्रेज़ों की भी ये बहुत अच्छी लगी। अब वहाँ इंग्लैंड में भी ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये कर क्या रहे थे
बहुत कम कीमतों पर चीज़ों को खरीद रहे थे और इंग्लैंड पहुंचा रहे थे। अब इससे क्या हुआ, इससे यहाँ का जो बिजनेस था वो पूरी तरह से बेकार हो चुका था। ठीक है, यहाँ का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। कपड़ा उद्योग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इन्होंने, नील पैदा कर लिया, ऐसे बहुत सारे उन्होंने ऊट पटांग काम किए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी साबित हुए। अब सवाल ये है कि अंग्रेज़ जो है वो क्यों नवाब बनना चाहते थे और नवाब बनने से क्या मिला इनको। ठीक है, तो अंग्रेज़, मैंने कहा कि देखिए, अगर जिनके पुराने किस्सों की बात करें, मीर कासिम, मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र मीर कासिम से ये असंतुष्ट हो चुके थे, ये सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, और वो परेशान हो गए थे और उनका नहीं, अब हम ही को सारी चीज़ें संभालनी पड़ेंगी। ठीक है, इस कारण से ये नवाब बने। अब जब ये नवाब बनने का मतलब क्या है, यानी कि अब इन्होंने बंगाल के दीवानी अधिकार ले लिए। अब दीवानी अधिकार ले लिए तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था इनको। ठीक है, अच्छा लपक प्रॉफिट हो रहा था। तो ये प्रॉफिट के चक्कर में जो है इन्होंने क्या किया कि अच्छी खासी मात्रा में रिश्वत लेना चालू करी, घूसखोरी चालू कर दी इन्होंने। और इसमें कंपनी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था कि वो भ्रष्टाचार के मामले में रॉबर्ट क्लाइव को जो है महाभियोग चल गया। रॉबर्ट क्लाइव को जो है अपनी दौलत का ब्यौरा देना पड़ा और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। ठीक है, लेकिन ये आरोप की अगर बात करें तो ये आरोप से उसे बरी कर दिया गया था संसद में, लेकिन फिर बाद में उसने आत्महत्या भी कर ली इन आरोपों के कारण से। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार होता क्यों था। देखो, होता क्या था कि कंपनी में जो नए नए लोग आते थे, एक तो भारत एक ऐसा दुर्गम जगह थी जहाँ पर उन्हें डर भी लगता था, कोई महामारी बीमारी के चक्कर में कोई फंस गया तो मर भी जाते थे। तो एक तो जोखिम भरा काम था ये। ठीक है, और इस ज़्यादा जोखिम तो ज़्यादा प्रॉफिट, इस कारण से यहाँ पर आते थे और भारी भ्रष्टाचार करते थे और कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते थे। लेकिन सब व्यक्ति नहीं कमाते थे, सब नहीं कमाते थे, यहाँ पर कुछ ही लोग यहाँ पर ऐसा कमा पाते थे, क्योंकि बहुत सारे तो लोग मरी भी जाते थे बीमारियों के चक्कर में। ठीक है, लेकिन जो कमा के यहाँ से जाते थे वो इतनी ज़्यादा दौलत कमा लेते थे कि वहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते थे और उन कोठियों में रहते थे। ठीक है, और जिससे वहाँ का जो अभिजात वर्ग है वो इनसे बहुत जलता था। क्यों? क्योंकि ये कम समय में रईस बनने वाले लोग थे। ठीक है, ये वो बहुत लंबे समय के बाद रईस बने थे, ये कम समय में रईस बने, इसलिए वहाँ के जो अभिजात वर्ग थे वो इनको पसंद नहीं करते थे और इनको चिढ़ाने के लिए वहाँ पर नवाब शब्द यूज़ किया जाता था। जो भारत में नवाब राजा था, वहीं पर वो नवाब एक चिढ़ाने वाला शब्द बन गया था। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंपनी ने किस तरह से अपना शासन फैलाया था। हम देखेंगे मेनली जो इसमें कहानी रहेगी वो रहेगी 1757 यानी प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से लेकर हम कहानी देखेंगे कहाँ तक, 1857 की क्रांति तक की कहानी देखेंगे कि 1757 से 1857 तक क्या हुआ। ठीक है, तो प्लासी और बक्सर का युद्ध तो हमने देख लिया, फिर कंपनी के किस तरह से चरण चले उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।